औरंगाबाद से जहां की एक नामवर होटल में रियासती वक्फ बोर्ड के अरकान की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें मुस्तकिल सीईओ के लिए 2 नाम हुकूमत को रवाना किए गए। बोर्ड की इमारत बनाने और सनती घरानों को नोटिस रवाना करने जैसे अहम फैसले भी यहां लिए गए और इस बात की जानकारी बोर्ड के उबूरी चेयरमैन MM शेख ने दी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की एक अहम मीटिंग होटल मेडोस में हुई। इस मीटिंग से मीडिया नुमाइंदों को दूर ही रखा गया। दिन भर चली इस मीटिंग में रजिस्ट्रेशन चेंज रिपोर्ट और स्कीमात के ताल्लुक से अहम फैसलों की जानकारी उबूरी चेयरमैन ने दी। उबूरी चेयरमैन MM शेख का कहना है कि बोर्ड में अमले की कमी का मसला भी जल्द ही हल हो जाएगा। सबसे अहम काम हमारा जो था कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो मस्जिद दरगाह है इनकी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत से कम 1200 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थे, उसमें से 700 रजिस्ट्रेशन हमने पूरे किए। बहुत से चेंजेस रिपोर्ट पेंडिंग थे वो भी पूरे करने में आ गए। स्कीम्स थी बहुत सी वो भी पूरी की गई। और सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास कि हमारे वक्फ बोर्ड में सिर्फ 35 लोगों का स्टाफ है, जबकि 106 लोग होना चाहिए। और जो भी जितनी भी जगह खाली है वो भरने का कल वहाँ पे एक तय किया गया, एक डिसीजन लिया गया। आने वाले 2 महीने में ये प्रक्रिया जो है सिलेक्शन की स्टाफ की वो हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस मीटिंग में शहर के कल्ब में वाक़े सिटी क्लब के करीब बोर्ड की इमारत बनाने और वीडियोकॉन, नॉर्थ सीट्स और सिटी क्लब को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। इसके अलावा रियासत के 6 अजला में बोर्ड के जोन ऑफिस बनाए गए, इन्हें मनसूख करने का भी फैसला किया गया। मीटिंग में वक्फ रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का भी फैसला किया गया। सिटी क्लब के बाजू में जो जगह है वहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट की हम वक्फ बोर्ड के लिए ऑफिस बनाएंगे और वो पंचक्की से वो ऑफिस इंशाल्लाह आने वाले 2 साल में वहाँ शिफ्ट करेंगे। और दूसरे मसले ये थे हमारे पास कि जो वक्फ बोर्ड हमारा जो है, ये वक्फ बोर्ड में जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको जोन में दिया गया था। जैसे कि औरंगाबाद जोन अलग सा था, पूना जोन था, बम्बई जोन था, नासिक जोन था, उसके बाद अमरावती और नागपुर जोन था। तो ये जोन पूरे हमने बर्खास्त कर दिए। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का दफ्तर पंचक्की में चलाया जाता है, जहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। मीटिंग में 5 सिक्योरिटी एहलकारों के तकर्रुर का भी फैसला किया गया। साथ ही 2 नए मेंबरान को भी बोर्ड की कमेटी में शामिल किया गया है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए जन अदालतों के जरिए मामला सुलझाने का भी फैसला किया गया। नए मेंबर्स हमारे पास MLA कोटा जो होता है तो उसमें से 2 जगह होती है, वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो वो 2 जगह खाली थी। तो उसमें अभी कल ऐलान हो गया है कि उसमें अब्दुल सत्तार साहब जो है तो उनको वहाँ पे डिक्लेयर किया गया एज ए मेंबर। और हुस्ना बानो खलीफे जो है मैडम, एक महिला लेना थी हमको उसमें से, तो उनको भी वो इलेक्शन था तो अनअपोज हो गए और दोनों भी अभी मेंबर बन गए वक्फ बोर्ड। रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के 6 मेंबरान में से 1 की रुकनीत मंसूख कर दी। इसी तरह दीगर 5 के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने के अहकाम दिए हैं। ये मामला अभी इल्तिवा में पड़ा है। इस ताल्लुक से मीटिंग में कोई पेशरफ्त की गई या नहीं, ये पूछे जाने पर बोर्ड अरकान ने लबकुशाई से ही गुरेज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने मुंबई बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर वसीम आर खान को मरकजी वक्फ काउंसिल का रुकन नामजद किया है। रास्ते महाराष्ट्र में वक्फ के मसाइल को देखते हुए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने नौजवान चेहरे को वक्फ काउंसिल में जगह दी है। हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने वसीम खान से खास बातचीत की। बहुत मुबारकबाद आपको कि आपको जो है वो मौका मिला है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबरशिप का। महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे इशू हैं वक्फ के, तो इनको लेकर के क्या किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद पेश किया है। मुझे लगता है जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है पिछले 4.5 सालों में, उसका ये भी एक हिस्सा है। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी इश्यूज़ है, जो भी परेशानियां हैं वक्फ से रिलेटेड, वो दूर की जाएगी। जिस तरह से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों से अलग अलग नुमाइंदगी दी है इस कमेटी के लिए, इंशाल्लाह पूरे देश में हम लोग महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में जो भी वक्फ से रिलेटेड, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ के हिसाब के लिए जो भी हो पाएगा बेहतर हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
आपने भी जो है वादा किया कि 15 लाख आने वाले हैं अकाउंट में आपकी हुकूमत में, लेकिन अभी तक तो अकाउंट में नहीं आए 15 लाख रुपये। मुझे नहीं लगता है कि मतलब मुझे लगता है पता नहीं किस सोच से लोग यहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं इस चीज़ को बोल रहे हैं कि 15 लाख नहीं आया। मैं तो ये बोलूँगा कि 15 लाख के बजाय मुझे लगता है 30 लाख हर भारतीयों के अकाउंट में आ गया है। जिस तरह से मोदी जी ने अलग अलग योजनाओं के थ्रू लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया। आज भारत की जीडीपी जो भारत की अर्थव्यवस्था है आज कितने ऊंचाई पे है आप समझ सकते हैं। रोज़गार बाहर से आ रहा है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर वक्फ की बात की जाए, मुंबई में अगर वक्फ की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि एक नई तरीके से सर्वे कराने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली कराने की ज़रूरत है। देखिए मुझे तो अभी कल ही समझ लो अभी पदभार आज या कल से मुझे अभी 1 ही 2 दिन हुआ है। इंशाल्लाह मैं इसमें डीपली जाऊंगा, सोचूंगा इसके लिए बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूं। आज तो बस मुझे खुशी मनाने का दिन है। मैं आपके माध्यम से मैं पूरे अपने केंद्र के नेतृत्व को खासकर जनाब नकवी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। मेरे महाराष्ट्र के सीएम जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझ पर विश्वास जताया। कैमरा पर्सन विलास चिपड़े के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। थाने शहर की पहाड़ियों पर वाक़ मामू भांजे दरगाह के ज़ेर एहतमाम चलने वाले मदरसा फैज़ान मामू भांजे के तीसरे सालाना इजलास में बच्चों ने नात, मुनक़बत, दीनी तक़रीर के अलावा समाजी और दुनियावी मसाइल पर दिलकश बयानात और ड्रामे पेश किए, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मदरसे के तलबा ने सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में फैलने वाली बुराइयों और बेहयाइयों का खुलासा करते हुए इससे बच्चों को दूर रखने की तरकीब दी। इन बच्चों को सूफी सैयद हुसैन मियाँ, मुफ्ती अजीमुद्दीन नूरी और दीगर उलमाए कराम ने एज़ाज़ से नवाज कर इनकी खूब हौसला अफजाई की। जो कभी गुम नहीं हो सकता, इल्म तारीख दिलों को मुनव्वर करता है। अंबिया का है प्यारा वो हुसैन मिनूबिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैका। मेरा सलामी कहना मुझको खबर। मुकालमे में अव्वल पोजीशन जिन्होंने हासिल किया है, इक़रा है तो उसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेरेंट्स को इस बात का इशारा दे के बच्चों को कम से कम मोबाइल के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर ना जाने दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी शैतानियत है और उससे सबसे ज़्यादा गुमराहियाँ फैल रही है सोशल मीडिया से, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक सारी चीज़ें आ जाती है। मोहब्बत रसूल के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए नांदेड़ की समाजी तंजीम खादमीन उम्मत की जानिब से 12 बरसों से सीरत मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। इस बार भी ये मुकाबले रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुनक़िद किए गए। मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद को एज़ाज़ से भी नवाजा गया। जलसे में उलमाए कराम और दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खादमीन उम्मत की कोशिशों की सताइश की। खादिम उम्मत का सालाना इजलास अमल में आया, जो सीरत प्रोग्राम 12 के तहत मुनक़िद हुआ है। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र के 12 अजला से असातिज़ा इकराम, सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, तलबा, तालिबात और मौलमात ने शिरकत की। और मैंने खादमीन उम्मत की जानिब से मुनक़्क़िद किरदा सीरत प्रोग्राम 12 के अंदर मौजूद लेक्चर सीरीज़ के अंदर इस मुकाबले के अंदर मैं पार्टिसिपेट हुआ और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप 3 के अंदर प्राइज़ भी मिला है। और मैं खादमीन उम्मत का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट कायम किया। मैंने जो है कुछ दिनों पहले सीरत प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें लेक्चर सीरीज़ का मुकाबला था। सर ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर बहुत ही बेहतर तरीके से रोशनी डाली, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है MCQ हुआ, जिसमें माशाल्लाह मुझे स्टेट लेवल पर जो है इनामात से नवाजा गया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की शूबा सेहत और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस कातिल हमल के एक रैकेट का पर्दाफाश किया। सरकारी एहलकारों ने API कॉर्नर पर वाक़ विमल मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर पर छापे मारकर जांच की। आज पाणी करायला तपासाला दोन्ही संयुक्त पोलीस विभाग आणि औरंगाबाद महानगरपालिका यातर्फे आम्ही इथं आलो होतो।
इथे तपासणी अंतर्गत जे काही बघितले, जी काही त्यांनी ड्रेनेज सिस्टीम केलेली आहे त्यावरून अजून दाट संशय होतो. ज्या पद्धतीत केलेली आहे, इव्हन पेशंटच्या रूममध्ये पण ड्रेनेजचे इन्स्पेक्शन चेंबर सापडलेले आहेत. 2 बेड 2 चेंबर असे प्रत्येक रूममध्ये एक असे 4 चेंबर पेशंटच्या रूममध्ये सापडलेले आहेत. आतापर्यंत एकूण 9 आरोपी अटक केलेले आहेत. त्या आरोपींमध्ये 4 जे आहेत ते डॉक्टर्स आहेत, बाकी 3 जे आहेत ते त्या महिलेचे एका नातेवाईक आहेत आणि एक जो आहे तो लॅब टेक्निशियन आहे. आणि त्या पद्धतीने तपास पुढे चालू आहे. काही माहिती गोपनीय असल्यामुळे ती काय आम्हाला रिव्हील करता येत नाही आहे, पण तपास चालू आहे. नक्कीच आपण या मॅटरमध्ये अजून पुढेपर्यंत जाऊ शकतो. अमरावती से खबर है, जहां अल जमातुल कुरैश के ज़ेर इत्माम इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया. अल अजीज़िया फैशन हॉल में अल अजीज़ फंक्शन हॉल में मुनक़दा इस इज्तिमाई शादियों में मिल्लत के गरीब और ज़रूरतमंद 7 बेटियों के निकाह बड़ी सादगी से अंजाम पाए गए. इलाक़ाए बरार के मारूफ आलिम दीन मौलाना सादिक नदवी ने ये तमाम निकाह पढ़ाए और मौलाना की दुआ पर इन इज्तिमाई शादियों को इख्तिताम पजीर लाया गया. अमरावती जिले के अचलपुर में पुलिस ने पंजाब राव ढाबे के करीब से एक नौजवान की लाश बरामद की. इस नौजवान की शिनाख्त अभिलाष के तौर पर की गई. जराये के मुताबिक ये मामला कत्ल का है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने साफ तौर पर कुछ नहीं बताया. हालांकि अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है. आज नादाब खास बात कर्नाटका के साथ मैं हूं हिना जुबैर. चलिए शुरुआत करेंगे. कर्नाटक असेंबली का 8 रोजा बजट सेशन आज से शुरू हो गया. इजलास के पहले दिन जबरदस्त हंगामा आराई, एहतजाज और नारेबाजी के मंजर देखने को मिले. अपोजिशन के पुरजोर एहतजाज को देखते हुए रियासत के गवर्नर ने अपने खिताब को मुख्तसर तौर पर पेश किया और फौरन ही असेंबली से बाहर निकल गए. खास रिपोर्ट. कर्नाटक असेंबली का बजट इजलास ड्रामाई अंदाज में शुरू हुआ. असेंबली के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए आए रियासत के गवर्नर वाजूभाई वाला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. असेंबली के ऐवान में दाखिल होकर गवर्नर ने जूं ही अपना खिताब शुरू किया, हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी के तमाम अरकान उठ खड़े हो गए. पुरजोर एहतिजाज करते हुए ऐवान के वेल में दाखिल हुए. ये बड़ा हुआ ऐसे अपोजिशन ने एहतिजाज को देखते हुए गवर्नर ने अपने खुतबे को इंतहाई मुख्तसर कर दिया. 22 सफ़ात पर मुश्तमिल खुतबे में से गवर्नर ने सिर्फ 2 सफ़ात पढ़कर सुनाए और बाकी खिताब को पढ़ा हुआ समझा जाएगा. ये कहकर गवर्नर असेंबली के ऐवान से निकल गए. बीजेपी के लीडरों ने कहा कि हुकूमत गवर्नर की जबान से झूठ बुलवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एहतिजाज किया. दूसरी जानिब कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों ने कहा कि गवर्नर को खिताब करने का मौका न देना एक असेंबली की तारीख में एक सियाह धब्बा है. कांग्रेस के लिए एक और तशवीश की बात ये रही कि इजलास के पहले दिन पार्टी के चंद नाराज अरकान गैर हाजिर थे. इस सियासी हलचल के दौरान वज़ीर आला कुमारस्वामी 8 फरवरी को असेंबली में सालाना बजट पेश करने जा रहे हैं. देखना ये होगा कि हुक्मरां सियासी जमातें कांग्रेस और जेडीएस किस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी पर काबू पाते हैं. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट. कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी 8 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इस कर्नाटक बजट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं. एक तज्जियाती रिपोर्ट. कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी वज़ीर खजाना की हैसियत से 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे. रियासत में कांग्रेस जेडीएस की मखलूत हुकूमत का ये दूसरा बजट होगा. रियासत के दीगर तबकात के साथ साथ अक़लियतों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. बजट से कब्ल हुई मीटिंग के दौरान रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ ज़मीर अहमद खान ने कई नई स्कीमों की तजवीज़ें हुकूमत को पेश की हैं. वक्फ की जमीनों पर गरीबों के लिए मकानात की तामीर, हर असेंबली हल्के में वक्फ इंफॉर्मेशन सेंटर, तालीमी और माशी तरक्की के लिए नई स्कीमें शुरू करने की दरख्वास्त की है. साथ ही अक़लियती महकमे के मौजूदा फंड में इजाफा करने का मुतालबा किया है. ये नहीं बोलता हूँ कि 35,000 में हर आदमी बेघर है, उसके अंदर 10% हमारे आदमी बेघर है. वही सो को वक्फ की जगह के अंदर घर बन के हम एक
उनको घर बन के देंगे करके, उनको रीजनेबल एक भाड़ा 700 से 800 रुपये। अभी सीएम को प्रपोजल दिया, 1000 करोड़ रुपए का डिमांड रखा हूँ, सीएम कुछ ना कुछ करता हूँ बोले, क्या करेंगे देखेंगे इसके बाद, बजट के बाद। अभी हर 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारा वफ का इंफॉर्मेशन सेंटर डालना करके वो भी प्रपोजल दियो, क्यों एक ताल्लुक रहेगा तो हमारी प्रॉपर्टी कितनी है क्या है मालूम पड़ता है। बीजेपी के अक़लियती लीडर कहते हैं कि रियासती हुकूमत अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को ही हल नहीं कर पा रही है, बजट के जरिए अवाम के मसाइल को कैसे हल करेगी। उनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमको कोई तरह की उम्मीद नहीं है कि बजट अच्छा बजट पेश होगा, बजट पास होगा और अक़लियतों का ख्याल रखकर उनकी फलाह बहबूदी के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है। रियासत के मौजूदा बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। साबिक रुकन काउंसिल अब्दुल-सत्तार सेठ कहते हैं कि अक़लियतों की आबादी के मुताबिक कम से कम 15,000 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए जाएं। साथ ही दिल्ली के तर्ज पर कर्नाटक में भी इमाम और मौज़नीन की माहाना एजाजिया की रकम में इजाफा किया जाए। हमारा हिस्सा भी हमको मिलना चाहिए और कम से कम 15,000 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए प्रोवाइड करना चाहिए बजट में। जब भी मुसलमानों के तकालीफ दूर हो सकते हैं, हमारी मदारिस की मदद की जा सकती है। हमारे मौज़न और इमाम जो हैं उनके लिए जो ऑनरेरियम दे रहे हैं 3 और 4,000, ये शर्मिंदगी की बात है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 10,000 मौज़न को देंगे और 12,000 इमामों को देंगे। क्यों कर्नाटक में एक मौज़न या इमाम 3 और 4,000 रुपए में जी सकता है, मेरे समझ के बाहर है। बहरहाल 8 फरवरी को वजीर आला HD कुमारस्वामी बजट का सूटकेस खोलेंगे। देखना ये होगा कि अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदें कहां तक पूरी होती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। और जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सभी सियासी जमातों में हलचल देखी जा रही है। आम इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर सीट के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अक़लियती लीडर पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों को 4 सीटें देने की मांग कर रहे हैं। अक़लियती लीडरों का मानना है कि इब्तिदा से ही मुसलमान कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अक़लियतों को सीट देकर समाजी इंसाफ को भी यकीनी बनाया जा सकता है। कर्नाटक से 4 सीट मांगा गया बेहतर है, क्योंकि कसीर तादाद में जहां मुसलमान आबाद है वहां पे 4 सीट देना मुनासिब है। जो हमारे जो मुसलमान भाई हमारे जो लीडर्स है जो यही उनसे मुतालबा करे हैं, जो हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी से और यहाँ के प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव जी से हमारे को दे मुस्लिम्स को, ताकि हम पूरे स्टेट में जितने मुसलमान हैं जो हमेशा कांग्रेस को साथ दिए हैं और देते आ रहे हैं, हमारे को क्या है हर एक एरिया फिर के जो भी हम इलेक्शन टाइम कैनवेसिंग करेंगे, जो भी करेंगे, हमारे लिए बहुत ये रहेगा कि बोलने के लिए देखो भाई कांग्रेस हमारे हमेशा साथ रही है और हमेशा हमारे हक के लिए लड़ी है। इसके लिए आप अगर इस बार 4 सीट दें तो हमारे लिए अच्छा हो। कमरुल इस्लाम इस्लामिक स्टडी सर्कल के तहत फ़िलिस्तीन की सूरत हाल के मौजू पर गुलबर्गा में खास सेमिनार का इनेकाद किया गया और मुकर्रीरीन ने फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के लिए इस्लामी ममालिक की तसाहुली और मुफाद परस्ती को जिम्मेदार करार दिया। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। गुलबर्गा के चुलबुल हॉल नूरबाग में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान और फिलिस्तीन ताल्लुकात और मौजूदा हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इस्लाम के खिलाफ यहूदी साजिशें, यहूदी तारीख और कुरान जैसे मौज़ूआत अहमियत के हामिल हैं। स्कॉलर्स ने कुरान मजीद के हवाले से यहूदी तारीख पेश की है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, कितने ही अंबिया कराम, ये इनके जराइम में से एक जुर्म है कि उन्होंने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, करवाया। अब आपके सामने मिसाल 2 है।
मुमताज दानिश्वर हिंद फलस्तीन इत्तेहाद फोरम के सदर डॉक्टर सुरेश खेरनार ने इस सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर खेरनार ने कहा कि राजीव गांधी के दौर तक हिंदुस्तान फलस्तीनी कॉज का हामी रहा। नरसिम्हा राव के दौर में हिंदुस्तान और इसराइल की कुर्बतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान फलस्तीन कॉज के लिए संजीदा नहीं है। जो लोगों की अन्य लोगों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अरब जगत और मुस्लिम जगत भी फिलिस्तीन की समस्या के बारे में कितना संजीदगी से है, ये हम अपने आंखों से देख के आ रहे हैं। इस हालत में गाजा के लोग रहते हैं और उनके साथ का अन्य मुल्कों का जो व्यवहार है, एक्सेप्ट ईरान, आप कितना भी शिया सुन्नी बोल लीजिए, एकमात्र मुल्क अगर कोई बिल्कुल डंके की चोट पे अगर क्लियर कट साथ में है तो सिर्फ ईरान है। आपस में अपने वजूद के लिए लड़ना, अपने मफाद के लिए लड़ना, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना, ये मिल्लत इस्लामिया की शान नहीं थी, ये मोमिन की शान नहीं थी, ये कुरान का पैगाम नहीं था। कुरान का पैगाम इंसानियत के लिए लड़ो। मुसलमानों में एक आम बेदारी पैदा हो। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के उन्वानात पर, जैसा कि यहूदी तारीख़ और कुरान, इसी तरह तारीख़ इस्लाम पर और इसी तरह दीगर उन्वानात पर भी सेमिनार मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए, ताकि ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक रहनुमाई हो। मुक़र्रिरीन ने हुकूमत हिंद पर फ़लस्तीनी कॉज के लिए पंडित नेहरू की तरह सफ़े अव्वल में खड़े रहने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।